हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे डिस्क से होने वाले बैक पेन के बारे में। तो डिस्क से जो बैक पेन होता है ये एक बिल्कुल अलग एंटिटी होती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो कमर का निचला वाला हिस्सा होता है उसके अंदर 5 वर्टिब्रा होती हैं, मतलब बोन्स होती हैं। उन बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होती है, वो उन दोनों बोन्स के बीच में होगी। तो वो एक तरीके की शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं आम भाषा के अंदर। ऐसे करके लोअर लंबर रीजन यानी कि लोअर बैक के रीजन में L1 से L5 तक 5 वर्टिब्रा होती हैं। उसके नीचे एक फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती है जिसे हम सैक्रम बोलते हैं, यानी कि L5 के बाद जो वर्टिब्रा आएगी वो S1 यानी S फॉर सैक्रम, L फॉर लंबर। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इस बात पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है कि ये L1 से L5 तक 5 वर्टिब्रा हैं, उनके बीच की डिस्क है, S1 वर्टिब्रा है। क्योंकि ये जो नाम है L1, L2, L3 ये हमारे शरीर के एक खास हिस्से को भी डिनोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क है उसने अगर पीछे जाके जहां नसें चलती हैं जिसे उस नस को दबा दिया, तो अब जो पेन होगा वो L5 वाली नर्व रूट के अलोंग होगा। इसको भी हम समझेंगे। तो वो जो पेन होगा L5 का हिस्सा बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि लेग में कौन सा हिस्सा होगा जो L5 सेक्शन को डिनोट करता है। मतलब पैर का वो खास हिस्सा जहाँ पे पेशेंट बोलेगा कि सुनपन हो रही है, या इस हिस्से में दर्द हो रहा है, या इस हिस्से में पेन जा रहा है। तो आप बिना किसी MRI के ये बता सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्क की है और ये इस हिस्से की वजह से हो सकती है। काफी हद तक आप ब्रॉडली इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं। तो दोबारा से बेसिक्स पे आते हैं। L1 से L5 तक वर्टिब्रा होती है और नीचे S1। उन सब वर्टिब्रा के 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है और जो पेनफुल स्ट्रक्चर है वो हमारी स्पाइन की सारी जो नर्व्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, आमतौर से ये L1 पार्ट पे जाके खत्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। नीचे केवल नर्व के फाइबर्स बचते हैं, उसके नीचे इस पार्ट को हम कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। तो नीचे जाकर ये खत्म हो जाती हैं। डिस्क की बात कर रहे थे तो डिस्क में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो सेंटर वाला पार्ट है, जो जेली की तरह सॉफ्ट होता है, जिसको हम जेली वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। उसके बाद जो नीचे वाला जो इसके डिस्क के चारों ओर का जो हिस्सा होता है उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। थोड़ा सा थिक एरिया होता है। अब इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो सबसे पहले जो जेली वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करता है। और बाहर क्या है, यानी कि बोन के पीछे की तरफ ही सारी की सारी नर्व चल रही हैं, वहां जाके ये जेली वाला हिस्सा उसको प्रेस करेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज। जैसे एक बलून को आप प्रेस करोगे तो वो बलून चपटा होके बाहर निकलेगा, ऐसे ही डिस्क पे प्रेशर पड़ के वो जेली वाला पार्ट बाहर की तरफ निकलता है। उसके बाद अगर प्रेशर लगातार बढ़ा रहेगा तो ये जो हिस्सा है ये परमानेंटली बाहर वाली कवरिंग एनुलस फाइब्रोसिस को तोड़ के बाहर निकल आएगा। उसको हम बोलेंगे डिस्क का हर्निएशन हो गया है अभी भी, बट वो हिस्सा डिस्क से चिपका हुआ है। ये प्रेशर और बढ़ता रहा, लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, तो ऐसे पेशेंट के अंदर फाइनली डिस्क जो है सिक्वेस्ट्रेट हो जाती है, अपने पार्ट से निकल के बाहर माइग्रेट कर जाती है और किसी हिस्से पे नर्व के प्रेशर क्रिएट कर देती है। इसीलिए जो शुरुआती स्टेज में पेशेंट आते हैं, जो डिस्क बल्ज के पेशेंट आते हैं, जो शुरुआती स्टेज में पूछते हैं कि अगर अब हम ठीक हो जाएंगे तो क्या ऐसा संभव है कि बाद में भी हमें ये परेशानी हो सकती है। तो बाद में परेशानी होने वाली बात यही है कि अगर आप उसी तरीके की लाइफ स्टाइल, उसी तरीके की एक्टिविटी, उसी तरीके के बैड पॉस्चर्स में रहोगे तो दोबारा भी होने के चांसेस रहेंगे। आपको ये एक तरीके का अलार्म है कि अगर डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, आपको उसके बाद वैसी एक्टिविटीज नहीं करनी है। उसके बाद जैसे मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था, अगर L4 L5 के बीच की डिस्क पीछे कॉर्ड को प्रेस करती है, नर्व को प्रेस करती है, तो L5 वाली नर्व प्रेस होगी, यानी नर्व रूट प्रेस होगी। ये फॉर्मूला नॉर्मली ठीक है, बट अगर ये डिस्क स्पाइनल कॉर्ड के खास हिस्से को हम फोरामिनल पार्ट बोलते हैं, अगर ये वहां हो रहा है तब ये L4 L5 की जो डिस्क होगी वो ऊपर वाले पार्ट यानी L4 वाली नर्व रूट को प्रेस करती है। तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्क है, जो एक सर्कुलर सी स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर है, तो वो बाहर की तरफ बल्ज करती है, तो नॉर्मली क्या होता है वो साइड से बल्ज करती है। तो इसीलिए जो भी एग्जिटिंग नर्व रूट होती हैं उनको वो प्रेस करती है। बहुत रेयर
रेयरली होता है कि वो सेंटर वाले पार्ट से ही बल्ज करे। जब वो सेंटर वाले पार्ट से बल्ज करती है तो वो दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ की नर्व रूट को अफेक्ट करती है। अब ये राइट और लेफ्ट वाली बात क्या है, आप देखेंगे कि जिन लोगों को डिस्क के पेन होते हैं वो या तो राइट साइड में होंगे या लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर केसेस में डिस्क एक ही तरफ जाके बल्ज करती है। तो अगर वो एक तरफ बल्ज कर रही है, राइट तरफ बल्ज करेगी तो राइट वाले पैर में दर्द आएगा, लेफ्ट वाली तरफ बल्ज करेगी तो लेफ्ट साइड में पेन आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो बेसिक बात यही है कि डिस्क जो है वो स्टर्नस एक्टिविटी, बैड पोस्चर्स की वजह से होती है और उसकी वजह से एक खास नर्व रूट पे असर पड़ता है। उसको हम और भी तरीके से पता लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग पार्ट के डर्मेटोम्स होते हैं, यानी डर्मा मतलब स्किन, टोम यानी जो पार्ट है उसका जो सेक्शन है, कौन सा स्किन का सेक्शन है जिसके अंदर इसका इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उस पर्टिकुलर पार्ट को डिनोट करते हैं। तो जब हम क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जो डिस्क है वो कौन से वाले पार्ट पे असर पड़ रहा है। आई थिंक ये डिस्क के बारे में एक बेसिक सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर